हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे उतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी। मैं बात कर रहा हूँ लद्दाख प्रोटेस्ट की। आप सब लोग सोनम वांगचुक के बारे में तो जानते ही होंगे, जिनकी कैरेक्टराइजेशन हमने 3 इडियट्स मूवी में भी देखी थी। वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, इनोवेटर हैं, इंजीनियर हैं और एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे IIT मंडी उन्हें अवार्ड दे चुकी है, रोलेक्स अवार्ड उन्हें मिल चुका है और रैमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं, वो भी उन्हें मिल चुका है। वो लद्दाख में पिछले 21 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। उस स्ट्राइक पे बैठने का रीजन क्या है और उनकी सरकार से क्या डिमांड्स है, इस वीडियो में हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इमीडिएट रीजन देखते हैं स्ट्राइक को शुरू होने का। वो रीजन ये है कि एक 6 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, जिसका रिप्रेजेंटेशन किया था लद्दाख की दोनों डिस्ट्रिक्ट्स ने, लेह और कारगिल। इन दोनों जगहों से ही 3-3 मेंबर्स इस कमेटी में आए थे। ये कमेटी मिलने गई थी होम मिनिस्टर अमित शाह और बाकी मिनिस्टर्स के साथ। इनकी 2 डिमांड्स थी, पहली स्टेटहुड और दूसरी शेड्यूल 6 स्टेटस। पर ये मीटिंग फेल हो जाती है, जिसके बाद 6 मार्च से ये 21 दिनों की हंगर स्ट्राइक शुरू हो गई थी। अब इस इशू को ठीक से समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आपको याद होगा 2019 से पहले, जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटा था, तब जम्मू कश्मीर एक फुल फ्लेजेड स्टेट हुआ करती थी और उस टाइम आर्टिकल 370 के अंदर वहां के लोगों को ये प्रिविलेज मिला हुआ था कि कोई भी बाहर से आकर वहां जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन फिर अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। एक यूनियन टेरिटरी बनी जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर के साथ और दूसरी यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनी बिना लेजिस्लेचर के साथ। आपको याद होगा जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब लद्दाख के लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी लंबे टाइम से ये डिमांड थी कि उन्हें जम्मू कश्मीर से हटकर सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। वो इसलिए कि जब वो जम्मू कश्मीर के साथ एक स्टेट में थे, तब सरकार से आया हुआ फंड मेजरली जम्मू कश्मीर को ही मिलता था और उसमें से थोड़ा सा चंक ही लद्दाख तक पहुंचता था। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इश्यूज भी ज्यादा थे, इसलिए सरकार का फोकस भी जम्मू कश्मीर की तरफ ज्यादा था। लेकिन ये लद्दाख के लोगों के लिए अनफेयर था, इसीलिए वो एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी चाहते थे। फिर 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, लेकिन उसमें भी 2 तरह की होती है, विद लेजिस्लेचर और विदाउट लेजिस्लेचर। विद लेजिस्लेचर यानी दिल्ली की जैसी, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी एडमिनिस्टर करती है और वहां पर इलेक्शंस भी होते हैं, यानी वहां के लोगों के पास इतनी पावर्स होती हैं कि वो वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव भी खुद इलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी सेम पावर्स जम्मू कश्मीर के पास भी हैं, क्योंकि उसके पास भी लेजिस्लेचर है। लेकिन लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर है, यानी वहां पर कोई असेंबली नहीं है, यानी वहां के लोग अभी भी खुद का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं कर सकते। लद्दाख यूनियन टेरिटरी को ब्यूरोक्रेट्स एडमिनिस्टर करते हैं। वहां के लोगों का कहना है कि जब हम जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करते थे, तब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को विधानसभा में भेजते थे, लेकिन अब जब हम यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, तो अब हमें अपनी खुद की विधानसभा चाहिए। क्योंकि लद्दाख एक यूनिक लैंडस्केप है, वहाँ का यूनिक कल्चर है, वहाँ वाटर स्कार्सिटी भी है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है और वो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से बाकी रीजन से आइसोलेटेड भी रहता है। इसलिए वहाँ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, जो वहाँ का नेटिव होगा, वही उस जगह की प्रॉब्लम्स को ठीक से एड्रेस कर पाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ठीक से पॉलिसीज बना पाएगा। वो नहीं चाहते कि बाहर से कोई ब्यूरोक्रेट आए जो एक फिक्स टेन्योर के लिए आते हैं, जिसे वहाँ के लैंडस्केप की, वहाँ के कल्चर की, उस रीजन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आकर वहाँ पॉलिसी मेकिंग करें। इसीलिए ये लोग स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग चाहते हैं जॉब रिजर्वेशन, वहाँ के लोकल नेटिव लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके पास उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, आप हरियाणा में रहते हैं तो आपके पास हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है। ऐसे ही हर स्टेट का अपना सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ऐसे ही ये लोग भी चाहते हैं कि लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन भी फॉर्म किया जाए। इन डिमांड्स के अलावा ये लोग अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज की। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होने की वजह से इस साल कई जगह स्नोफॉल ना के बराबर हुआ है, जिसकी वजह से टूरिज्म एक्टिविटी भी बहुत अफेक्ट हुई है। और ऐसे क्लाइमेट चेंजेस का इफेक्ट ऐसी फ्रेजाइल जगहों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए सोनम वांगचुक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। यही रीज़न है कि वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट मॉडल आप बाकी स्टेट्स में लगाते हैं, जैसे उत्तराखंड में या हिमाचल में, वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल आप आई स्तूपा से ले सकते हैं या सैक मॉल से ले सकते हैं। ये स्कूल है जो सोनम वांगचुक ने ही डिज़ाइन किए हैं, जो पूरी तरह सोलर पावर्ड हैं और उनमें सोलर हीटेड पैनल्स लगाए गए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल 6 की। ये इन प्रोटेस्टर्स की मेन डिमांड है
और इसे समझने के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब इंडिया में हम ट्राइबल गवर्नेंस की बात करते हैं तो 3 मेथड इसमें बताए गए हैं। सबसे पहला मेथड जिसमें हम ट्राइबल्स को बिल्कुल अकेला छोड़ दें, हमें जो काम करना है हम वो करते रहें और उन्हें हम ना छेड़ें। दूसरा मेथड कि हम उन ट्राइबल्स को भी मेन स्ट्रीम में लेकर आए और सबके लिए सेम रूल्स बनाए जो सब फॉलो करेंगे। और तीसरा मेथड जो इंडिया में एक्सेप्ट किया जाता है वो है सिलेक्टिव इंटरवेंशन का, जिसमें ट्राइबल्स को अनटच्ड रखा जाए, लेकिन जब जहां जरूरत हो वहां थोड़ा बहुत इंटरवेंशन भी जरूरी किया जाए। और अब यहाँ पिक्चर में आता है आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 में 2 क्लॉज हैं। पहले क्लॉज में शेड्यूल 5 के बारे में बताया है और दूसरे क्लॉज में शेड्यूल 6 के बारे में। अब आपको ये समझना होगा कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 दोनों ही ट्राइबल गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। शेड्यूल 5 अप्लाई होता है मेनलैंड स्टेट्स में और शेड्यूल 6 अप्लाई होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। शेड्यूल 5 में 10 स्टेट्स के बारे में बात की गई है, लेकिन शेड्यूल 6 में 4 स्टेट्स के बारे में, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। शेड्यूल 5 में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स के बारे में बात की गई है, जिसके पास एडवाइजरी पावर्स होती हैं गवर्नर के लिए, कि वो गवर्नर को बताती हैं कि हम ट्राइब्स के लिए क्या कर सकते हैं। वहीं शेड्यूल 6 में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे में बात की गई है, जिनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती है, यानी कि वो अपने लोकल लॉज खुद बना सकते हैं। इनके पास जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। ये विलेज काउंसिल्स बना सकते हैं, जिनमें छोटी मोटी इश्यूज को लेकर ये जुडिशियल डिसीजंस भी दे सकते हैं। ये पावर्स इन्हें और ज़्यादा ऑटोनॉमस बना देती हैं। इसीलिए सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग शेड्यूल 6 की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख में 97% पॉपुलेशन ट्राइबल्स की है। आज के टाइम वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 3 लाख है, लेकिन इस रीजन की सिग्निफिकेंस नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसे जियोग्राफिकली देखें तो इसके नॉर्थ में आता है जिनजियांग प्रोविंस, जहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके ईस्ट में अक्साई चिन है, जहाँ पर चाइना ने इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है। और इसके वेस्ट में तो हमारा बिलवेड नेबर पाकिस्तान है ही, जिसके साथ चाइना मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लद्दाख से निकालने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चाइना लद्दाख को अपनी 5 फिंगर पॉलिसी में अपना पार्ट कंसिडर करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लद्दाख के लिए और दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं, और वो दिक्कतें बढ़ा रहा है टूरिज्म। अब आप कहेंगे कि टूरिज्म तो अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, वो दिक्कत कैसे बन सकता है? तो मैं आपको बता दूं, वैल्यू टूरिज्म और वॉल्यूम टूरिज्म के बीच में अंतर होता है। आज से कुछ साल पहले तक लद्दाख में 10 से 20 हज़ार लोग सालाना जाया करते थे, लेकिन अब लद्दाख में 6 से 7 लाख लोग सालाना जाते हैं। और ये लद्दाख में हर जगह नहीं घूमते, कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जहाँ पर ये सारे टूरिस्ट जाते हैं, और वो भी 5 से 6 महीने के अंदर, क्योंकि बाकी टाइम तो ये एरिया बिल्कुल आइसोलेटेड रहता है, कटा हुआ रहता है, वहाँ आप नहीं जा सकते। तो जब भी दोस्तों के साथ लद्दाख ट्रिप का प्लान बनता है, उसका मतलब होता है रोड ट्रिप, वो भी एक डीजल गजलिंग कार से, मेनली 4x4, जो वहाँ पर अच्छा खासा कार्बन एमिशन करके आती है। और ऐसे में जब ज़्यादा टूरिस्ट फुटफॉल होता है तो उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करना पड़ता है, और वो सारी खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं महिंद्रा के पिकअप ट्रक्स, जो आते और जाते टाइम कार्बन एमिशन करके जाते हैं। और कई बार तो टूरिस्ट भी खुद ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें कुछ टूरिस्ट अपनी गाड़ी लेके पेंगोंग सू लेक में ही उतर जाते हैं। तो ऐसे में लद्दाख के लोगों का कहना है कि वो टूरिज्म के अगेंस्ट नहीं है। टूरिज्म तो होना चाहिए, लेकिन वो रेगुलेटेड होना चाहिए। किस महीने किस टाइम कितने टूरिस्ट आएंगे उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ की फ्रेजाइल कंडीशंस पर ज़्यादा जोर ना पड़े। तो अभी तक हमने सारी डिमांड्स देख ली हैं, सोनम वांगचुक की और लद्दाख के लोगों की क्या डिमांड्स हैं सरकार से। पर क्या आप जानते हैं कि 2019 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने खुद ये रेकमेंड किया था कि लद्दाख में जब 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है तो हमें उन्हें 6th शेड्यूल में डाल देना चाहिए, लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई। फिर 2 बार इलेक्शन से पहले भी रूलिंग गवर्नमेंट ने ये वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि लद्दाख को शेड्यूल 6 में ऐड किया जाएगा, लेकिन फिर इलेक्शंस में जीतने के बाद इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए कई लोगों का मानना है कि ये इंडस्ट्रियल लॉबिंग की वजह से भी हो सकता है। कुछ लोग जो यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं या माइनिंग करना चाहते हैं, इस रीजन में डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं, उन लोगों ने वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इस प्रोविजन को रुकवा रखा है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये आता है कि क्या शेड्यूल 6 इज द पैनेशिया फॉर ऑल प्रॉब्लम्स? मतलब लद्दाख को शेड्यूल 6 में ऐड करने से सारी दिक्कतें ठीक हो सकती हैं? देखा जाए तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और ये सरकार के लिए भी ईजी नहीं होगा, क्योंकि शेड्यूल 6 जैसा मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बनाया गया है,
और अगर लद्दाख को भी इसमें ऐड कर दिया तो बाकी स्टेट्स भी बाद में ऐसी सिमिलर डिमांड्स उठा सकती हैं। अभी के लिए तो सोनम वांगचुक ने अपनी हंगर स्ट्राइक रोक दी है, लेकिन उनके बाद अब लद्दाख की महिलाएं हंगर स्ट्राइक पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि ये स्ट्राइक तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक सरकार उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर देती। तो ये थी लद्दाख प्रोटेस्ट की पूरी समरी, जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और ऐसे ही किसी और टॉपिक पे आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।